दोस्तों पोको X6 Pro के साथ मेरे को यहाँ पे वैसे ही वाइब आया जब यहाँ पे पोको ने F1 लॉन्च किया था यहाँ पे और उसने डायरेक्टली compete किया था OnePlus 60 के साथ। और अब देख के लगता है बैक इन 2024 पोको वापस उसी ट्रैक पर आ गई है, वैसे ही किलर स्पेसिफिकेशन दे रही है और कहीं ना कहीं OnePlus से भी यहाँ पे टक्कर ले सकती है। पोको X6 Pro एक ऐसा डिवाइस निकल कर है जो कि अंडर 30,000 रुपीज में तो उसका सबसे पहले तो आपको टॉप एंड वर्जन मिल जाता है 512 GB वाला। उसके साथ ही जो प्रोसेसर है वो भी MediaTek Dimensity 8300 Ultra है, 12 GB की LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। ऊपर से बात कर तो ओवरऑल पैकेज काफी ऐसा है जिसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ इसके अंदर आपको काफी अच्छी पावर देखने को मिलेगी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऊपर से कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जैसे कि लेटेस्ट हाइपर ओएस भी देखने को मिल रहा है Xiaomi का। ऊपर से बात करें तो अपडेट के प्रॉमिस देखने को मिल रहे हैं 3 साल के, यानी कि अंडर 30,000 में से बेस्ट पॉसिबल पैकेज बनाने की कोशिश करिए। लेकिन वही बात करें तो कहीं ना कुछ ऐसी जगह भी लगती है जहां पे लगता है कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी करिए। खैर उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूंगा। ये 1.5K का पैनल आपको देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले पैनल एमोलेड के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिलता है। और किसी को अगर गेमिंग वगैरह करनी है उसके लिए जो इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है वो है 1920 हर्ट्ज का। ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले पैनल एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे आपको काफी सॉलिड देखने को मिल रहा है और प्राइस पॉइंट को डिजर्व करता है। और अगली चीज जो इस फोन के प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को सबसे ज्यादा आगे ले जाती है वो है MediaTek का प्रोसेसर। अब ये MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर बेंचमार्किंग के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट प्रॉमिस करता है, जिस कारण से अगर आपको इसके अंदर गेमिंग करनी है उसके लिए पूरी तरीके से डिजाइन है, जिसको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए वो डिजाइन है। और अभी के समय में अंडर 30,000 में एक काफी पावरफुल फोन हो जाता है मार्केट में। ऊपर से UFS 4.0 स्टोरेज, LPDDR5X रैम को जब आप कंबाइन करते हैं तो परफॉर्मेंस तो इसके अंदर आपको काफी कमाल की मिलेगी और जितने भी गेमर्स हैं वो यहाँ पे खुश हो जाएंगे। हालांकि बेंचमार्किंग वगैरह में भी रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और ओवरऑल बात किया तो जो परफॉर्मेंस साइड है ना इस फोन का वो यहाँ पे काफी ज्यादा सॉलिड है, जिसे देख के ना लोगों को काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन लगता है कि यही शायद जो परफॉर्मेंस अचीव करनी थी, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देनी थी, वहां देने के चक्कर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी जगह कॉस्ट कटिंग करी। जैसे की बात करें अभी भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। यस, सामने की तरफ तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, लेकिन जो साइड फ्रेम और बैक पैनल है यहाँ पे आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है और जो वीगन लेदर वाला ऑप्शन है वो है यहाँ पे। लेकिन बात करें तो एक बात अच्छी है कि फोन लाइट वेट है और पतला है। यहाँ पर जो थिकनेस है वो है 8.25 mm की और यहाँ पर जो वेट है 186 ग्राम है, जो कि काफी सही लगता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो फोन की एक और स्पेशलिटी है यहाँ पे इसका Android 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आना, Xiaomi के हाइपर ओएस के साथ आना। अब Xiaomi के हाइपर ओएस को यहाँ पर यूज किया और एक बात समझ में आई, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, इसके UI को फील करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं MI UI की याद दिलाएगा और लगेगा कि हाँ यार ये हाइपर ओएस तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं MI UI का अगला ही वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर आपको वैसे ही फीचर वैसी चीजें देखने को मिलती है, बस कुछ चीजें इनहेंस कर दी गई है, जैसे पर्सनलाइजेशन हो गया, लॉक स्क्रीन हो गई, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलती है और कुछ चीजें ऐसे कर दी है जो फॉन्ट होता है मी सेंस उसका नाम बदल के हाई सेंस कर दिया है। कुल मिला के बात है कि ओवर ऊपर से देखा जाए तो MI UI का ही वर्जन है, लेकिन हाइपर ओएस में जो चेंजेस करे गए हैं वो इंटरनल करे गए हैं। और कंपनी का ये कहना है कि अभी हमने सिर्फ इंटरनल चेंजेस इसलिए करे, वो मेजर चेंजेस थे, UI को हम धीरे धीरे बदलेंगे, क्योंकि एकदम से हमने UI को सबके लिए बदल दिया ना तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए UI के अंदर चेंजेस आएंगे फ्यूचर अपडेट्स के अंदर। अभी UI वैसा है और अपडेट की बात कर रहा था, 3 साल के OS अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस हैं। लेकिन वही बात करें तो जो प्रॉब्लम मेरे को MI UI के साथ थी हल्के से ब्लोटवेयर वगैरह की, वो यहाँ पर भी है। हालांकि जो थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर है उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको कुछ ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप एक क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है वो यार थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अपडेट उन्होंने प्रॉमिस करी है, वो देखना कि लोग टाइम पर अपडेट डिलीवर कर दे कि नहीं, क्योंकि एक अच्छी बात है कि पहली बात तो Android 14 के साथ आ रहा है और 3 साल के OS बोले तो 15, 16 और 17 तक अपडेट लेगा। तो ये चीज यहाँ पे काफी अच्छा करा है पोको ने, देखना है कि इसको यहाँ पे प्रॉमिस को फुलफिल कैसे करते हैं। इसके साथ ही 5G कैपेबिलिटीज फोन की जबरदस्त है, बहुत अच्छी 5G स्पीड्स मिलेंगी, प्लस VoNR का भी सपोर्ट इस फोन के अंदर दिया गया है। इसके साथ ही फोन के अंदर बात करें तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो है इसका कैमरा में देखा तो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का ये ओमनी विजन का सेंसर है, f1.7 अपर्चर के साथ OIS आता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का बिल्कुल ही यूजलेस कैमरा देखने को मिलता है। मेरी नजर में 2 मेगापिक्सल के कैमरे को हटा देना चाहिए और 2 कैमरों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए। खैर मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड की बात करें
तो इमेजेस ठीक ठाक ले लेता है, लेकिन आप इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी नजर में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 MP का बहुत ही सो है, और जो 64 MP का वो भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस देने के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पे कैमरे के अंदर हल्का सा एक सेक्रीफाइस हुआ है। कैमरे की प्रायोरिटी इतनी ज्यादा नहीं रखी गई है। तो कुल मिला के अगर परफॉर्मेंस अगर आपकी प्रायोरिटी तो आप ले सकते हैं, अगर कैमरा प्रायोरिटी है आपकी तो इससे आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। कैमरा एक ऐसी चीज है जहां पे ये लोग अपने फोन को और बेटर कर सकते थे, लेकिन फिर भी लगता है कि प्राइस पॉइंट मैच करने के चक्कर में वहां पर एक कॉस्ट कटिंग करिए। ऊपर से 4K 30 FPS में अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और सामने की तरफ सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके साथ ही फोन के साथ एक अच्छी चीज है, वो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी होने के बावजूद बिल्कुल भी भारी फील नहीं होता, और दिन भर अगर आप इसको यूज करना चाहे तो चला सकते हैं। चार्जिंग 67 वोट की चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और देखा जाए तो ये बिल्कुल ही टू मच फास्ट भी नहीं कहूंगा जो 120 वोट की आती है, और इसे स्लो भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि बैलेंस अप्रोच यहाँ पर दी है, तो उससे आप ऐसे डिसअपॉइंट वगैरह नहीं होंगे। ओवरऑल बात करें तो फोन यहाँ पर कैसा है और एग्जैक्टली में मेरे को कैसा लगा है। देखो, ओवरऑल फोन के बारे में बात करें तो कुछ चीजें तो फोन के अंदर बहुत अच्छी करी गई हैं। डिस्प्ले में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई, वो एक अच्छा इन्होंने डाला अंडर 30,000 के हिसाब से। एंड्रॉइड 14 देके एक अच्छा काम किया। हाइपर OS दे रहे 3 साल के अपडेट का प्रॉमिस किया, वो एक अच्छा काम है। बैटरी लाइफ अच्छी दी है, और एक अच्छा काम किया ओवरऑल इस फोन की जो परफॉर्मेंस आती है वहां पे, जो परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर मिल रही है वो काफी ज्यादा कमाल की, और उसे चला के आपको मजा आ जाएगा। और ऊपर से बैटरी लाइफ भी काफी सही है, और स्लिम है फोन, ये काफी अच्छा लगेगा। लाइट वेट स्लिम फोन जिनको पसंद है वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे को क्या लगती है, प्लास्टिक का जो बिल्ड है चारों तरफ का, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा फिनिश नहीं देता यहाँ पे, और लग रहा है कि यहाँ पे ग्लास बिल्ड होता तो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमनेस हो सकती थी। कैमरा और इंप्रूव हो सकते थे, खास तौर पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और फोन के अंदर ब्लोटवेयर मेरे को थोड़े से ज्यादा लगे तो वो इंप्रूव किया जा सकता था। कुल मिला के बात करें यह फोन एग्जैक्टली किन लोग के लिए बनाई है। देखो, पोको का यहाँ पर ये क्लेम है कि पोको एक ऐसा फोन बनाना चाहती है जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस मिले। वो चीज डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा से उन्होंने डिलीवर करी है। डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा अगर आपको नहीं पता, ये प्रोसेसर तकरीबन आपको 8+ Gen 1 के ऊपर और 8 Gen 2 के ऊपर की परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, और इस प्रोसेसर से ऊपर सिर्फ 2 ही प्रोसेसर है मार्केट में, जो कि है 8 Gen 3 और खुद MediaTek डिमेंसिटी 9300। तो परफॉर्मेंस अगर आपकी प्रायोरिटी है, गेम अगर आपको खेलना है, और अगर आपको फोन अगर लंबे समय तक चलाना है, तो ये फोन काफी अच्छी डीज डिलीवर कर सकता है। कैमरा प्रायोरिटी है तो इस फोन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि पोको ने प्राइस टू परफॉर्मेंस के रेशियो पे खेलने की कोशिश की, और जो स्पेक्स हंग्री ऑडियंस होती है, जो ऑनलाइन ऑडियंस होती है, उसको ये टारगेट किया जा रहा है। जिन लोगों को फोन के अंदर प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, सबसे बेहतरीन प्रोसेसर, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, उन लोगों को फोन 30,000 में तो काफी किलर डील है। मेरे को नहीं लगता कि 30,000 के नीचे अब ऐसे फोन शायद आ पाएंगे जो शायद ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए, क्योंकि अगर फोन अगर आएंगे तो शायद इसी प्रोसेसर के साथ आएंगे, या फिर उन्हें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिस कारण से उनकी कीमत शायद 30,000 के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन ये कहानी है पोको X6 Pro की। वैल्यू फॉर मनी तो किंग इसे यहाँ पे कह ही सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें यहाँ पे डिलीवर करी है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये, पोको X6 Pro में तो इतनी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे कर दी, अपने एक अच्छे डिवाइस से निकाल दिया, लेकिन F6 के अंदर क्या करते हैं? क्या F6 के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस रिक्रिएट करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, क्या करेंगे, वो ही देखने वाली बात होगी। लेकिन देख के लगता है कि साल की शुरुआत पोको ने काफी अच्छी यहाँ पर करी है। आप लोगों को पोको X6 Pro यहाँ पर कैसा लगा, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।